नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 25 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान के दिन पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती और खुद अनंतनाग सीट से पीडीपी के उम्मीदवार भी थी महबूबा मुफ्ती ने पुलिस पर बिना किसी कारण के उनकी पार्टी के पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का आरोप लगाते हुए धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था। इसके चलते आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने पर खुद महबूबा मुफ्ती ने इसे मजे का खेज यानी मनोरंजक बताया है। साथ ही प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे कि बवाल पर जब एफआईआर हुई है तो इस पर आखिर सवाल क्यों उठ रहा है। और चलिए, बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ अजय भारती जी, एक्स-एमएलसी हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के और प्रवक्ता भी हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिंदर सिंह सोनू जी हैं जो जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। वरिंदर सिंह सोनू जी और अजय भारती जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। 25 तारीख को महबूबा मुफ्ती ने धरना दिया था प्रशासन पर, उन्होंने कई तरह के इल्जाम लगाए थे और अब उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। पीडीपी किस तरह से इसे देखती है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात है कि जो 25 तारीख को सुबह धरना था वो किस इशू पे था, उसको समझने की जरूरत है। 24 तारीख की रात को एसडी एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने पीडीपी के 200 के लगभग पोलिंग एजेंट को अरेस्ट कर लिया गया, हमारे सपोर्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। रात में इतना पैनिक माहौल बना देने की कोशिश की गई कि जिन इलाकों में पीडीपी का वोट है वो वोट सुबह ऐसा टेरर मचा दिया कि लोग वोट डालने ना निकले। और जिसका बच्चा घर से अरेस्ट कर लिए, बताइए वो वोट डालने जाए या अपने बच्चे को छुड़वाने के लिए जाए। जब हमारे नोटिस में ये बातें आई तो महबूबा जी ने बिजबिहाड़ा में ये एक प्रोटेस्ट करना हमारा एक हक है, ये लोकतंत्र हक है और हमें डेमोक्रेसी जो है वो लो करती है। उसमें आपने कहा भी आप एक तरफ से सरकार कहती है कि जमहूरियत को मजबूत करना है, जमहूरियत अच्छी होनी चाहिए, वोटिंग परसेंटेज, और रात को आप पोलिंग एजेंट पकड़ के अरेस्ट कर लेते हो। अब जब आपने पोलिंग एजेंट को अरेस्ट कर लिया, वो भी एक पार्टी के पीडीपी के, हमने तो उस वक्त भी कहा भी अगर भाई आपको हमसे तंगी है, अगर आप चाहते हो कि हम नहीं पार्लियामेंट में जाए तो आप पहले ही कह देते हम चुनाव ना लड़ते। क्यों आप लोग देश का पैसा भी खिलाफ कर रहे हो, खराब करके। मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हमने तब भी बात कहा था और गवर्नमेंट से कहा था कि आप दुआ देते हो जीने की और दवा देते हो मरने की। आप कहते हो लोकतंत्र को मजबूत करो और पोलिंग एजेंटों को रात को अरेस्ट कर लो। अगर एक बात है, अगर कोई शिकायत थी किसी पर, 200 बंदे पर एकदम से शिकायत तो नहीं हो सकती ना। अगर आपको कुछ लगता था तो इलेक्शन से 2 दिन पहले अरेस्ट करते। आप सुबह पोलिंग थी, रात को अरेस्ट उनको लोगों को क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि पीडीपी को वोट ना डाल सके, इसलिए कर रहे हो कि वो अपनी पार्टी के लिए काम ना कर सके। पीडीपी इस कार्रवाई को शक की नजर से देख रही है। बिल्कुल शक नहीं, पूरी दाल काली है। ये सब मिले हैं महबूबा मुफ्ती साहब को पार्लियामेंट में ना जाने के लिए कि वो पहुंच ना पाए, लेकिन इसका फैसला तो लोगों ने फैसला किया। मैं वरिंदर जी, आप कह रहे हैं कि सब मिले, सब में कौन कौन है? सब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। और बताइए क्या सुनना चाहते हैं आप? बताइए अब रह क्या गया? एक तरफ से अगर मान लीजिए अगर इलेक्शन कमीशन वाकया में अगर चाहते हैं तो जब मंगलसूत्र की बात आई तो इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों है? जब जाति विशेष पर बात आती है इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों होता है? इलेक्शन कमीशन एक बात बड़ी अच्छी कहता है कि अग्निवीर पर आप बात नहीं कर सकते। आप समझिए ना देश किस साइड जा रहा है। आप इलेक्शन कमीशन की हम बहुत बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ये एक वोट की पर्ची है जिस पर हम और आप लोगों का एतबार है, जिस पर ये हम एतबार है, इस एतबार को और बढ़ाना है। आपने तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे बताइए 6 दिन के बाद डाटा आता है 1 करोड़ वोट बढ़ जाती है पूरे देश में, कोई बात करने वाला नहीं रह गया इस देश में, इसको कोई इशू नहीं बनाना चाहता। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहते हैं, आज तो हाईटेक युग है, आप हाईटेक युग में ऐसे काम करते तो पहले क्या होता होगा? अब दूसरी बात इसमें बड़ी क्लियर है, भैया आपने एफआईआर की क्या है पहले ये बताइए, किन लोगों के खिलाफ की है? भाई अपने आदमियों को अरेस्ट करना, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए हमें। चलिए अजय भारती जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। सीधा सीधा पीडीपी का इल्जाम बीजेपी पर है
कि बीजेपी ये सब कुछ जानबूझकर करा रही है? अजय भारती जी, देखिए, पीडीपी इसे शक की नजर से नहीं देख रही जो कार्रवाई पीडीपी कह रही है, बल्कि बीजेपी करवा रही है। इस तरह से महबूबा मुफ्ती का रास्ता रोकना चाह रही है बीजेपी। अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले मैं अपने मित्र और अच्छे प्रवक्ता पीडीपी के उनको सलाह देना चाहूंगा कि अब चुनाव समाप्त हुआ है। कम से कम हमारे प्रदेश में तो समाप्त हुआ है। अब चुनावी भाषण से निकलकर अब प्रैक्टिकल उस पर आना वो एक आवश्यकता है। अब कोई रियलिस्टिक रहना है। अब चुनावी वालों जो वोट तो अब डल गए, अब जो भी होगा हम सबको उसको मानना पड़ेगा। ये एक बात। दूसरी बात, अगर महबूबा जी पार्टी को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, पार्टी को दोबारा बना रही है, तो उसमें और भी पॉजिटिव तरीके हो सकते हैं। ये तरीके अब थोड़ा सा पुराने हो गए हैं। मुझे लगता है कि पार्टी को मिलकर नए तरीके से पार्टी को खड़ा करना चाहिए। खड़ी हो जाती है, ऐसा कोई नहीं, चुनाव में ऊपर नीचे हो ही जाता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्टी दोबारा बनेगी अगर जब लोग मेहनत करेंगे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आप कह रहे हैं कि हमने प्रदर्शन कर दिया, हमने प्रोटेस्ट कर दिया, लेकिन हमको उल्लंघन करना ही है। हमको अगर 144 लगी है वो हमारे लिए मानी, क्योंकि हम एंटाइटल्ड हैं। हमारे पास ये हक है, क्योंकि हमका एक परिवार है ना, हमारा राज्य चलता है। इसलिए कानून हमारे लिए नहीं है, कानून तो आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, बाकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। हमारे लिए नहीं है। हम पर कानून क्यों आप लागू कर रहे हैं? मैं निवेदन करूंगा बड़ी विनम्रता से कि भाई साहब, अब थोड़ा सा, आप तो पार्टी पुरानी पार्टी हो गए हैं अब, और आपको तो अनुभव इतना ज्यादा है। अगर कोई कानून का उल्लंघन होता है तो जो एजेंसी ने एफआईआर की और उसकी कॉपी तो मीडिया पर आपके ही नेताओं ने की, उसमें छुपा हुआ क्या है? अगर 144 लगी थी, अगर ये सारे, ये तो सब पर है ना, और उसका भी निवारण है, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी को घसीटना, भारतीय जनता पार्टी को हर बार बना, मैं इसीलिए कह रहा हूं चुनाव समाप्त हो गया है। अब और तरीके पार्टी खड़ा करने के, और 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए। अब हम कुछ भी करें वो बदलेगा तो नहीं। जो बक्से में बंद हो गया, जो मशीन में बंद हो गया, वो फाइनल है। 4 तारीख को हम सबको पता चलेगा, दुनिया को पता चलेगा। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, आपके पास आऊंगा। मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ गए, उनका भी इंट्रोडक्शन करा देता हूं। सलमान निजामी साहब चीफ स्पोक्सपर्सन हैं डीपीएपी के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। और नम्रता शर्मा जी सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता जी और सलमान निजामी साहब, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच में। वीरेंद्र सिंह सोनू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए कि मेरे भाई हैं अबू साहब, मेरे भाई हैं भारती साहब, इन्होंने जो अभी बात की जी, इन्होंने कहा कि वाकया में जी ये बात, पहले मुझे बताइए देश के इतिहास में आज तक कभी हुआ है कि पोलिंग बूथों पर 144 धारा लग गई हो, जहां लोगों ने वोट डालने जाना है, जहां लंबी लाइनें लगनी है? मुझे बताइए जी, किस तरह की बातें करते हैं आपके चैनलों पर। मैं हैरान हूं उनकी मानसिकता पर। ये समझते हैं सिर्फ हम समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं। आप मुझे बताइए, जिस डिस्ट्रिक्ट में वोट पड़ने कभी उसमें आज तक आपने अपने इतने लंबे अनुभव में कभी सुना वहां 144 लग जाए? 144 का मतलब आप लोगों को वोट डालने नहीं देना चाहते? भाई हमारी बातों का जवाब तो ये अभी खुद दे रहे हैं कि 144 लगी थी। सबसे बड़ी विडंबना ये है, 144 आप वोटिंग वाले दिन लगाना चाहते हो कि लोग बाहर ना निकले। मैंने पहले भी कहा ना कि ये दवा देते हैं जीने की और दुआ देते हैं मरने की। अब इनकी बात अब समझिए कि ये किस तरीके से चलाना चाहते हैं देश को। ये वोट भी नहीं डालने देना चाहते और बात भी नहीं कर रहे। और दूसरी बात, ये संविधान में अलाउ करता है ना कि हम किसी बात के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इनको पहले एक बात पूछिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भाई प्राइम मिनिस्टर साहब मंगलसूत्र के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कुछ कहता। 1 करोड़ वोटें आप 6 दिन के बाद बता रहे हैं कि बढ़ गई हैं। जब सवाल पूछे जाते हैं तब ये इन पे कोई जवाब देना नहीं चाहते। पोलिंग के दिन आप प्रोटेस्ट करते हैं, पोलिंग के दिन आप पोलिंग बूथ के सामने ही धरने पर बैठ जाते हैं। पहली बार हुआ तो ये पहली बार हुआ प्रोटेस्ट? मुझे बताइए अबू हुरैरा साहब, क्या इस देश में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है? जिस दिन आप उनके एजेंट्स को पहली बार किया या पहले भी हुआ? ये ताली थाली बजाने वाली पार्टी, ये ताली थाली बजाने वाली पार्टी पहले कैसे किया जाएगा? अगर आप उठाएंगे लोग उस दिन, जिस दिन इलेक्शन है, आपको पहले नहीं पता इलेक्शन डे से पहले कि कौन इलेक्शन एजेंट बनने वाला है? किसी भी दिन कर सकते हैं। एनार्की फैलाने वाले तो किसी दिन भी कर सकते हैं, उनका तो कोई भाई मैं कहता हूँ कि पंडित से देर थोड़ी निकालनी थी कि हम किस दिन प्रोटेस्ट करें, जब हमारे प्रोटेस्ट पर गए उनको तो कोई उन पर कोई। मैं एक एक करके आ रहा हूँ, मैं सबके पास एक एक करके आ रहा हूँ। नम्रता जी मैं आ रहा हूँ, नम्रता जी मैं आ रहा हूँ। मैं सलमान निजामी साहब,
क्योंकि डीपीएपी का उम्मीदवार भी अनंतनाग राजौरी सीट पर कॉन्टेस्ट कर रहा था, यहां से अपनी किस्मत आजमा रहा था। क्या इस तरह के हालात डीपीएपी को भी लगे? जो इल्जाम महबूबा मुफ्ती लगा रही, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीडीपी के कई पोलिंग जो एजेंट थे उन्हें अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया, कई वोटर्स को वोट नहीं देने दिया गया, इस तरह के कई इल्जामात लगाए हैं। देखिए अबू हुरैरा साहब, चूंकि अगर हम अपनी बात करें तो साउथ कश्मीर में हमारा कैंडिडेट थे सलीम परे साहब, और नॉर्थ कश्मीर में हमने इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट किया था जी। और आपको याद होगा उस वक्त महबूबा मुफ्ती जी ने भी ट्वीट किया था कि इंजीनियर रशीद साहब के जो कुछ वर्कर थे और वहां की लोकेलिटी के कुछ लोग हैं उनको पुलिस ने उठा लिया था। हमने आवाज उठाई लेकिन पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि ये कोई पार्टी के वर्कर नहीं थे, ये OGWs होते हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं और उनको हर इलेक्शन में, ये आज की बात नहीं है, जब महबूबा मुफ्ती जो है चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त भी कई ऐसे लोगों को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन चीजों में मुलविस होते थे उनको डिटेन किया जाता था। और महबूबा मुफ्ती के दौर में 3000 से ज्यादा नौजवानों के ऊपर FIR लॉन्च किया गया PSA के तहत। उनको जो है अभी भी कई हमारे नौजवान जो है हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों में है, तो ये कर्मा भी कह सकते हैं कि आज महबूबा मुफ्ती जो है आंसू बहा रही हैं, तो ये शायद कर्मा है कि आज बीजेपी उनके ऊपर FIR लगा रही है, जिस महबूबा मुफ्ती ने सैकड़ों नौजवानों को FIR लगाया था उस वक्त जब ये चीफ मिनिस्टर थी। लेकिन इसमें हम लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए हमने, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे DPAP हो, चाहे अपनी पार्टी हो, बाकी किसी भी तंजीम ने ये इल्जाम नहीं लगाया कि भाई, क्योंकि ये होता है, पहले भी इलेक्शनों में ऐसा हुआ है और आगे भी होगा, क्योंकि हर इलाके में पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए 144 लगाया जाता है। महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी उस वक्त भी लगाया जाता था, उस वक्त तो पूरा कर्फ्यू होता था। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये हार की एक मुझे मुश्क नजर आ रही है कि शायद उन्होंने पहले ही गिव अप कर दिया है। तो ये मुझे तो ड्रामाबाजी लग रही है कि ये ऐसा कर रहा कि मुझे रोका जाए। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इल्जाम लगाती, फिर बाकी तंजीमें भी इल्जाम लगाती कि भाई अगर हमें कोई आपत्ति नहीं थी, हमारे वर्कर, हमने कहा सब, जब गवर्नमेंट, देखिए पुलिस जो है वो साफ कर देती है कि भाई ये जो है इनको पहले भी डिटेन किया जाता था। बहुत से लोगों को जो एक्स मिलिटेंट्स हैं उनको 15 अगस्त में डिटेन किया जाता था। इसी महबूबा मुफ्ती की हुकूमत में बहुत से ऐसे लोग जो एक्स मिलिटेंट्स हैं उनको डिटेन किया गया, उनको 15 अगस्त 26 जनवरी, बिल्कुल महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी। तो आज ये आंसू बहाना, ये मुझे लगता है कि ये हार की निशानी है। पहले ही इन्होंने गिव अप कर दिया है, बाकी किसी तंजीम को तो कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, मैं नम्रता शर्मा जी, नम्रता जी, कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है? क्योंकि बीजेपी भी यही बात कह रही, जो बात सलमान निजामी साहब ने कही कि महबूबा मुफ्ती जी को असल में अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इस वजह से इस तरह का ड्रामा कर रही है। और आप देखिए कि चुनाव कहां हो रहा है, अनंतनाग में, जो बहुत सेंसिटिव है, अनंतनाग राजौरी पुंछ का इलाका बहुत सेंसिटिव है, वहां पर आप प्रोटेस्ट करती हैं, वहां पर धरने पर बैठ जाती हैं, 144 लगा हुआ है। तो ऐसे में इस पूरे से किस तरह से देखा जाए? अबू हुरैरा साहब, आज मैं हर जगह मोदी जी को सुनती हूँ कि हमने देश भर में वो राग अलापते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में बिल्कुल आज शांति बहाली कर दी है, टेररिस्ट फ्री एरिया कर दिया है। तो फिर 144 लगाने का क्या मतलब है? 144 तब लगाई जाती है, उसका मतलब ये होता है कि वहां लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर चुनाव ही नहीं करवाने थे वहां भी, जैसे आप असेंबली इलेक्शन से भाग रहे हो, आप पार्लियामेंट चुनाव भी ना करवाते। 144 का मतलब हो गया लोगों ने इकट्ठे नहीं होना 5 से ज्यादा। तो वहां तो लाइनों में खड़े होके, कतारों में खड़े होके लोगों ने वोट डालने हैं। सबसे पहली बात, 144 का मतलब क्या है? दूसरी बात, ये लोगों को डराने का एक सीधा सीधा कारण था कि आप हमारी, जो हम पार्टी जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी को आप वो लोग, क्योंकि उनके पास इतने नंबर्स भी नहीं थे कि वो जा सके, तो उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सके। जिस तरह से हम देख रहे हैं आज इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक कठपुतली बन के भारतीय जनता पार्टी की रह गया है। वो जिस तरह से मेरे भाई अभी सोनू जी ने कहा कि उनको मंगलसूत्र पे कोई भी नोटिस नहीं जाता है, भाजपा से नहीं पूछा जाता है, उनके खिलाफ कोई FIR रजिस्टर नहीं होती है कि प्रधानमंत्री कभी मुंह से मीट, मुंह से मछली, मुंह से मंगलसूत्र का राग लापता है। कल तो वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्द बोलता है, फिर उसके बाद कल बोल रहे थे इतवार और शुक्रवार पे कल आ गए। कितना स्तर गिर गया है, एक स्तरहीन राजनीति को जिसको जन्म दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री है, माफ कीजिएगा,
लेकिन आज कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक अगर अनपढ़ प्रधानमंत्री हो तभी ऐसी बातें की जाती है कि अंग्रेज राज करके गए तो संडे आ गया, अब ये शुक्रवार को मतलब महबूबा मुफ्ती का ये प्रोटेस्ट सही था, कांग्रेस इसे सही मानती है, नम्रता जी इसे सही मानती है। देखिए अगर ये जम्मू कश्मीर में एक तो इतनी मुश्किल से लोग वोट करने के लिए निकलते हैं कश्मीर में, और उसी में आप जब उसी इलेक्शन के दिन, उसी वोटिंग के दिन आप इस तरह का प्रोटेस्ट करेंगे तो लोगों में तो और डर बैठेगा। आप इसे गलत मानते हैं कि आप मेरे इलेक्शन एजेंट्स को एक दिन पहले अरेस्ट कर लेंगे और मैं प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं रखती। आपको नहीं पता एक दिन पहले फॉर्म सब रजिस्टर हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस कि मेरा इलेक्शन एजेंट कौन बनेगा, सिग्नेचर होते हैं बकायदा और वो वहां पहुंच जाते हैं। अगर आपको उन पे डाउट्स था, कोई डाउट थे तो एक दिन पहले आप बता देते ताकि इलेक्शन एजेंट चलिए ठीक है, मुझे नम्रता जी बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे। आपने जो सवाल उठाए इस पर हम अजय भारती जी से भी बात करेंगे और वरिंदर सिंह सोनू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। तो बवाल पर एफआईआर हुई है और इस पर सवाल अब उठाया जा रहा है और इस पर एतराज जताया जा रहा है। इसी पर आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस भी अजय भारती जी इसे सोची समझी साजिश के तौर पर मान रही है। कांग्रेस भी मान रही कि लोगों को डराने के लिए जानबूझकर ये तमाम चीजें की गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही दोहरे चरित्र वाले, दोगले चेहरे वाले लोगों के बारे में ही चर्चा करना चाहता हूं, जो शुरू ही कर दें कि हम एनआरकी फैलाने के लिए यूएपीए को भी विड्रॉ करेंगे, सारा ये करेंगे और कहते हैं कि हम इनहेरिटेंस टैक्स लगा लेंगे। और फिर हमसे पूछते हैं, अगर हम लोगों को बताते हैं कि इनहेरिटेंस टैक्स का मतलब क्या होता है तो लोग चिल्लाते हैं। जो वोट जिहाद की वकालत करने वाले ये हमको ये नहीं बताते कि नम्रता जी, ये हमको ये नहीं बताते कि आखिर इनके ये प्रिय नेता, आप देखें ये बीच में एनार्की है ना, एनार्की इसी को कहते हैं कि बीच में बोलना। तो ये बताइए, इनके जो नेता है जो किसमें शूटिंग में बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया है, इस नाते एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि एडमिशन अपने बलबूते पर नहीं मिलते, दूसरों की पढ़ाई पर क्वेश्चन करते हैं। इनको बताइए, इनके नेता लद्दाख क्यों नहीं गए प्रचार करने के लिए?
दोहरे चरित्र वाले लोग, दोगले चरित्र वाले लोग और दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। लेकिन मेरे को सोनू जी पर सचमुच में मैं सोनू जी को ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं आपको तो अपने बारे में पता है ना कि आप एनआरकी फैलाने वाले हैं, करेंगे। इसी को एनआरकी कहते हैं, इसी को बीच में डिस्टर्ब करना ही एनआरकी होती है कि आप यूएपीए को विड्रॉ करेंगे, आप टेररिज्म को हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि टेररिज्म से आपका वोट बैंक हिट होता है। यह आपको लोगों को बताना चाहिए ना कि आप क्यों यूएपीए हटाना चाहते हैं, आपने पोटा क्यों हटाया था, आपने टाटा को क्या किया था। खैर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सोनू जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने इल्जामों को जरा परखिए, आप क्या कहते हैं। आप कहते हैं जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहां पर आप कोऑर्डिनेट सर्च क्यों कर रहे हैं, यानी आप ये मानते हैं कि जहां पर कोऑर्डिनेट सर्च की जरूरत होती है वहां आपके व्यक्ति हैं, आप इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं। सोनू जी, पॉलिटिक्स को आप भी समझते हैं, दुनिया भी समझते हैं। आप, मैं फिर इसीलिए पहले कहा था, अब इलेक्शन खत्म हुआ है, अब पार्टियों को दोबारा स्ट्रेंथन करने का मौका आया है, पॉजिटिवली कर लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि दफा 144 कहीं नहीं लगती है और लाइन को आप कोट कर रहे हैं। मैं इसको कहूंगा इग्नोरेंस। चलिए, नम्रता जी जवाब दे रही है, ठीक है। अजय भारती जी सुन लीजिए, दोनों लोग की आवाज एक साथ नहीं आ रही है। नम्रता जी को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। मैं आ रहा हूं जी। देखिए, ये जो बीजेपी है, इसका दोहरा चेहरा मैं अभी आपके सामने बेनकाब करती हूँ। ये हिंदूवादी होने का नाटक करते हैं। पहले अपने दोहरे चेहरे को तो बता दीजिए ना। अब देखिए, डिबेट पर आ जाइए। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूं, डिबेट पर आ जाइए। जो महबूबा मुफ्ती जी वाला इशू है, ये इनको तो, क्योंकि इनकी सब सर्वोच्च नेत्री ने एक पैराग्राफ की मिस्टेक कर दी, जो स्वामी जी ने, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पॉइंट आउट कर दी। ये पढ़ाई का दुहाई दे रही है। सुब्रमण्यम स्वामी जी को तो आज तक जवाब नहीं दिया कि एफिडेविट में आपने एक पैराग्राफ की मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हुई, ह्यूमन एरर क्या हुई, कहां पर आपकी डिग्री लाए थे आप, उस डिग्री का बता दीजिए ना। और शूटिंग में क्यों, कौन चैंपियन रहे हैं आपके नेता, आपकी शूटिंग में कौन से चैंपियन रहे, जिस आधार पर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आप क्योंकि पढ़ाई पर क्वेश्चन रहे। नहीं, देखिए डिबेट पर आइए। आप नेशनल लेवल का नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर का इशू है, महबूबा मुफ्ती से जुड़ा हुआ इशू है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ इशू है, इस पर ये बात करेंगे। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आ रहा हूं, सोनू जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है। अजय भारती जी मैं आ रहा हूं दोबारा से। नम्रता जी मैं आ रहा हूं। वरिंदर सिंह सोनू जी, देखिए यहां पर सिर्फ बीजेपी नहीं, सलमान निजामी साहब हैं डीपीएपी से, उन्होंने भी कहा कि ऐसा कोई इशू नहीं था। महबूबा मुफ्ती जी दरअसल घबराई हुई है, परेशान है अपनी पोजीशन देखकर। देखिए, ऐसे है कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो तो वही कहेंगे जो बीजेपी उनको कहेगी दिल्ली से, वही उनका बयान होगा। 1 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी कहेगी, 2 घंटे बाद ये कहेंगे। मैं इनका जवाब तो यहाँ दूंगा नहीं। नंबर 1, क्योंकि कश्मीर की जनता जवाब दे चुकी है ना, मेरा देना बनता नहीं है। जिनकी अपनी जमानत जब्त है वो किसी के जीतने और हारने का फैसला क्या करेंगे। नंबर 2, बात यह कि हम, आपने कहा कि इशू क्या है भाई, हम किस इशू के लिए प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, मुझे बताइए। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम 24 मई रात को तो वहां पर डीपीएपी का उम्मीदवार भी था ना। डीपीएपी अगर इस तरह के हालात पीडीपी के साथ थे तो डीपीएपी भी शिकायत कर सकती थी। डीपीएपी के साथ भी इस तरह के हालात हो सकते थे। क्या सिर्फ महबूबा मुफ्ती को टारगेट किया गया यहाँ पर? जिनको स्पॉन्सर ही बीजेपी ने किया हो, सरकार ने किया हो, उनके लिए ऐसे लाभ थोड़ी बच सकते हैं। आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि कौन किसकी कहाँ क्या बात करेगा। नंबर 2, आपने ये कहा एक बड़ी बात है कि इशू क्या है जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई इशू एक ही है। हम ये कहते हैं कि ये सारे अंडरग्राउंड वर्कर 24 तारीख रात को ही बने थे, जहाँ उससे पहले भी सरकार थी, जहाँ पहले सरकार सोई थी, उसको पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं। नंबर 2, अभी इन्होंने कहा रविंद्र रैना साहब ने, मेरे भारती साहब ने, इन्होंने अभी कहा कि आप ये मानते हैं स्ट्रांग होल्ड में आपके लोग हैं। भाई हम ये मानते हैं जो हमारा वोटर था वो आपको अंडरग्राउंड वर्कर नजर आता है, जो आपके खिलाफ वोट देना चाहता है। अगर वो देश के खिलाफ शामिल हो सकता है। सलमान निजामी जी, मई की रात, सलमान निजामी जी, 24 मई की, देखिए हमेशा पीडीपी हमेशा से डीपीएपी अपनी पार्टी और इन्हें बीजेपी की ABC पार्टी कहती है। और आज भी जब सलमान निजामी साहब आपने कहा कि ऐसा
कोई माहौल नहीं था, बहुत कहता। अच्छी पोलिंग चल रही थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती को क्या परेशानी थी कि उन्होंने इस तरह के हालात क्रिएट किए? देखिए, हमारे भाई जो है जम्मू में है, जी। इनका दिमाग बहुत गर्म होगा आज, इसलिए पानी का 1 लीटर पी लीजिए और मेरी बात सुनिए। देखिए, मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई, मैंने आपको कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस। अब बोलिए, आप कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप बीच में बोलोगे। देखिए, आप सलमान निजामी से बात कर रहे हो, बीच में बोलोगे, बीच में नहीं बोलिए। आप नए नए डिबेट में आए, मुझे और क्या है? सुनिए, क्या है? सलमान निजामी चीफ मिनिस्टर थोड़ी जम्मू कश्मीर के या प्राइम मिनिस्टर जो उनसे बात नहीं कर सकते? अपने बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? एक स्पोक्स पर्सन और क्या है? जिस तरह मैं हूं उस तरह आप हैं। आप कभी कोई एमएलए वो बने नहीं हैं क्या? होगी, आप जब मैं नहीं रहा, अरे आप बात कहते यार, हैं सलमान देखिए, निजामी देखिए पर्सनल उसमें मत जाइए। जी जी, आप पानी पी लो यार, इतना क्यों पर्सनल अटैक मत गरम? कीजिए। उसके बाद बात कर रहे हैं। गर्मी है भाई यार, गर्मी है, ठंड रख भी मैं कोई हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर है कि आपसे बात करेंगे, कोई पॉइंट मेरा नहीं है। ठंड रख जैसे आप यार। सोचते हैं ना, वैसे ही मैं हूँ। मैंने आपको सवाल सुनिए। किया, इसका क्या कि आप सलमान निजामी से बात कर रहे हैं? धन्यवाद। आप ठंड सलमान निजामी एक स्पोक्स पर्सन है। ये सुनिए, आप भी वीरेंद्र सोनी से आप बात कर रहे हैं। नेशनल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। ये गगन में हम क्यों नहीं डरने वाले? हम आप किसी से सुनिए, डरते नहीं, आप जो सबकी करते हैं। आपको ये आप पहले कहते हैं बोला था सलमान निजामी पानी से पिलाइए। बात- अगर ठीक है। सलमान निजामी से बात कर रहे हैं तो नहीं क्या नहीं, ठीक है। करना देखिए, पड़ेगा? अब पर्सनल मुझे उसमें बताइए, मत जाइए, डालना चर्चा में आ पड़ेगा। जाइए, चर्चा में आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आ जाइए। ठीक है, ठीक सलमान है। निजामी से मैंने पहले ही बोला, आप इनको पानी पिलाइए, थोड़ा दिमाग गर्म है इनका। आप मेरी बात सुनिए ना, आप रुकेंगे, मैं बोलूंगा ना भाई मैं कौन हूँ। वरिंदर जी सुन लीजिए। देखिए, सलमान निजामी जी जवाब दे रहे हैं, इनको थोड़ा सलमान पानी निजामी जी पिलाओ जवाब यार। दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सलमान निजामी साहब, ये बताइए। सुनिए, मैंने आपको बोला, आप नेशनल टीवी पे डिबेट कर रहे हैं। कैसे डिबेट करते हैं? सुनिए, इसलिए मैंने आपको बोला ना कि आप ये मत समझिए कि कोई ऐसे एरा गैरा को डिबेट कर रहा है। सुनिए, ज्यादा नहीं चिल्ला सकते आप, लेकिन मैं फिर भी अरे मैं चिल्ला ही नहीं मुद्दों पर रहा बात हूँ। कीजिए ना भाई, मुद्दों पर बात कीजिए। अगर चिल्लाना है चिल्लाइए आप ही। नहीं, आप पानी पी रहे हैं मेरी। आपने कहा आप सलमान निजामी से बात कर रहे हैं, तो देन व्हाट आई एम टॉकिंग विद सलमान निजामी, तो फिर क्या है मुझे बताइए। आप भी मेरी तरह पर्सन ही है ना? आप सुनेंगे, सुन लीजिए वरिंदर जी, सुन लीजिए। सलमान भाई, निजामी साहब मुद्दों पर बात कर रहे हैं। जी सुनिए, मैंने आपको बोला कि आप लॉजिकल, मैंने सवाल किया, आप लॉजिकल जवाब दीजिए। आप मत समझिए कोई अनाड़ी बैठा है आगे। मैंने आपको इसलिए बोला, मैं ये ना समझिए आप कि कोई अनाड़ी बैठा है आगे। नहीं, अनाड़ी की बात ही नहीं है। आपका जो एटीट्यूड है ना, सुनिए ना यार, बात सुनिए, आप बात सुनने नहीं है, क्या बात करनी है आप? पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, ये याद रखिए। जी सुनिए, अब सुनिए आप। जी मैंने आपको कहा, आप कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे, आज आप जुदा हो गए, तलाक क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम। अब कोई भी पार्टी कश्मीर की उसने सवाल नहीं उठाया कि आपने 144 क्यों लगाया। बेंगलोर जाइए, बंगाल जाइए, देश के हर खित्ते में जहां लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वहां 144 लगता है। हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसके हक में है 144 के। आप 144 के हक में है। अब दूसरी बात ये मैं है, आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जबर जुल्म है आप उसके हक में हैं। आप चाहते हैं नौजवान जेलों में रहें? अब इनको हटाइए स्क्रीन से। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज बीजेपी और सरकार से कि अगर आपने महबूबा मुफ्ती पे एफआईआर लगाया है, उन पे पीएसए भी लगाइए, उन पे टाडा भी लगाइए। जैसे कश्मीरी नौजवानों पे उन्होंने पीएसए लगाया, टाडा लगाया। सरकार की चाटुकरता कर रहे हो, इसका जवाब दें कश्मीर की जनता आपको। चलिए ठीक है। देखिए आप लोग नहीं, चर्चा इशू पर चर्चा नहीं हो रही है। ठीक है। अब कौन किसे पानी पिलाएगा 4 तारीख को पता चलेगा। कौन किसे पानी पिलाएगा 4 तारीख को पता चलेगा। नम्रता जी बहुत जल्दी से, बहुत छोटा सा रिएक्शन, अब समय नहीं बचा है। नम्रता जी जल्दी से। जी देखिए, आज हालात ऐसे हैं कि जब विवेक कब खोता है, जब विनाश छाता है मनुष्य के ऊपर, वही विनाश छा गया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसीलिए आज उनका विवेक खो गया है। नहीं, अब देखिए, अब दूध का दूध और पानी का पानी तो 4 तारीख होगा। दावे तो सभी कर रहे हैं। अब जो बात सलमान निजामी साहब या वरिंदर सिंह सोनू जी कह रहे थे, तो कौन किसे पानी पिलाएगा या सियासत में कौन खिलाड़ी और कौन अनाड़ी है, ये तो 4 तारीख को एक तरह से पता चलेगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, वरिंदर सिंह सोनू जी, अजय भारती जी, सलमान निजामी साहब और नम्रता शर्मा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जेके प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।